इलॉन मस्क एक ही समय में टेस्ला, स्पेसएक्स, न्यूरालिंक और द बोरिंग कंपनी को मैनेज कैसे कर लेते हैं? कैसे वे दिन में 16 घंटे काम करते हुए भी सुपर प्रोडक्टिव रहते हैं? क्या ये सिर्फ उनकी इंटेलिजेंस की वजह से है या इसके पीछे कुछ खास हैबिट्स काम कर रही हैं? हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेटर लाइफ। सच तो ये है कि दुनिया के सबसे सक्सेसफुल लोग कुछ पावरफुल हैबिट्स फॉलो करते हैं जो उन्हें ऑर्डिनरी लोगों से अलग बनाती हैं। और इन्हीं लाइफ चेंजिंग हैबिट्स के बारे में बात करती है स्टीफन आर कवे की लेजेंडरी बुक द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब सिखाती है कि सिर्फ हार्ड वर्क ही काफ़ी नहीं है। अगर आप स्मार्ट तरीके से काम नहीं करेंगे, सही प्रायोरिटीज सेट नहीं करेंगे और अपने गोल्स पर क्लियर फोकस नहीं रखेंगे तो आप कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल तक नहीं पहुंच पाएंगे। आज इस वीडियो में हम इस फेमस बुक की कंप्लीट समरी सिंपल और एंगेजिंग तरीके से आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप भी अपनी प्रोडक्टिविटी, डिसीजन मेकिंग और सक्सेस को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव। प्रोएक्टिव होना क्या है? इसका मतलब है अपनी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लेना। मेरे 25 साल से ज़्यादा के अनुभव में मैंने लोगों को बाहर से सक्सेसफुल देखा, लेकिन अंदर से स्ट्रगल करते हुए, पर्सनल इफेक्टिवनेस और रिलेशनशिप्स की हंगर के साथ। प्रोएक्टिव लोग वही हैं जो ये हंगर भरते हैं। उनके लिए हालात उनकी डेस्टिनी तय नहीं करते। ये पावर हमें हमारी यूनिक ह्यूमन एंडाउमेंट से मिलती है। सेल्फ अवेयरनेस, इमेजिनेशन, कॉन्शियंस और इंडिपेंडेंट विल। एनिमल्स सिर्फ स्टिमुलस से रिएक्ट करते हैं, लेकिन हमारा ये गिफ्ट हमें चॉइस देता है। सेल्फ अवेयरनेस हमें अपनी सोच को ऑब्जर्व करने की ताकत देती है। इमेजिनेशन हमें फ्यूचर को विजुलाइज करने की। कॉन्शियंस हमें सही गलत का सेंस देती है। और इंडिपेंडेंट विल हमें अपनी रिस्पॉन्स चुनने की फ्रीडम देती है। इस फ्रीडम को समझने के लिए एक अनुभव सुने। मैं न्यूयॉर्क के सबवे में था। वहाँ का सीन शांत था। लोग न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे थे, कुछ सोच में डूबे थे। फिर एक आदमी अपने बच्चों के साथ आया। बच्चे लाउड थे, चीज़ें फेंक रहे थे, लोगों को डिस्टर्ब कर रहे थे। मुझे इरिटेशन होने लगी। मैंने सोचा, ये आदमी इतना इरिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकता है? आखिरकार मैंने उससे कहा, सर, आपके बच्चे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, क्या आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते? उसने धीरे से जवाब दिया, आप सही हैं, मुझे कुछ करना चाहिए। हम हॉस्पिटल से आए हैं जहाँ उनकी माँ की 1 घंटे पहले डेथ हो गई। मुझे नहीं पता क्या सोचूं और शायद वे भी नहीं जानते इसे कैसे हैंडल करें। उस पल मेरा पैराडाइम बदल गया। इरिटेशन की जगह सिंपैथी और कंपैशन ने ले ली। मैंने कहा, आपकी वाइफ की डेथ? मुझे बहुत सॉरी है, क्या आप मुझे इसके बारे में बता सकते हैं? मैं कैसे हेल्प कर सकता हूँ? ये शिफ्ट सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि मैंने स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच के गैप में अपनी रिएक्शन चुनी। ये गैप हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इस गैप की ताकत को और गहराई से समझने के लिए विक्टर फ्रैंकल की कहानी सुने। वो एक साइकाइट्रिस्ट थे जो नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रहे। वहाँ उनकी फैमिली, उनकी फ्रीडम सब छीन लिया गया, लेकिन एक चीज़ बची, उनकी रिस्पॉन्स चुनने की पावर। फ्रैंकल ने भयानक सफरिंग के बीच अपने माइंड में एक पर्पस बनाया। उनकी इमेजिनेशन ने उन्हें एक फ्यूचर दिखाया जहां वो सर्वाइव करके अपनी स्टोरी से दुनिया को इंस्पायर करेंगे। उनकी कॉन्शियंस ने उन्हें सही और गलत का सेंस दिया। उनकी इंडिपेंडेंट विल ने उन्हें हर दिन उस चॉइस को जीने की स्ट्रेंथ दी। यहाँ तक कि गार्ड्स भी उनकी स्पिरिट को नहीं तोड़ सके। फ्रैंकल की प्रोएक्टिव नेचर ने उन्हें फ्रीडम दी, एक ऐसी फ्रीडम जो बाहर की चेंज नहीं छीन सकती। ये एग्जाम्पल दिखाता है कि चाहे हालात कितने भी एक्सट्रीम हों, हमारी रिस्पॉन्स हमारी आइडेंटिटी को शेप करती है। अब इस प्रोएक्टिव और रिएक्टिव सोच को लैंग्वेज से समझें। रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मुझे करना पड़ जाता है। अगर मेरे बॉस अच्छे होते तो। ये लैंग्वेज उनकी विक्टिम मेंटालिटी को दर्शाता है। वो बाहर की चीज़ों को ब्लेम करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं चूज़ करूँगा, मैं कर सकता हूँ, मैं अपने तरीके से सोल्यूशन ढूंढूंगा। ये लैंग्वेज उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिफ्लेक्ट करता है। मैंने अपने बेटे के साथ ये स्ट्रगल देखा। वो स्कूल में वीक था, सोशली इमेच्योर था। हमने उसे पुश किया, पॉजिटिव एटीट्यूड से मोटिवेट किया, कम ऑन सन, यू कैन डू इट। लेकिन कुछ काम नहीं आया। हमारा लैंग्वेज और बिहेवियर पॉजिटिव था, लेकिन हमारी परसेप्शन थी कि वो इनएडिक्वेट है। हम उसे प्रोटेक्ट कर रहे थे और यही मैसेज उसे मिल रहा था, तुम केपेबल नहीं हो। फिर हमने अपनी सोच बदली। हमने उसकी यूनिकनेस को वैल्यू किया। धीरे धीरे वो कॉन्फिडेंट हुआ, एकेडमिकली और सोशली ग्रो किया। ये इनसाइड आउट चेंज था। हमारा लैंग्वेज और एक्शंस तब बदले जब हमारी परसेप्शन बदली। प्रोएक्टिव लोग अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं। हमारे पास 2 सर्कल्स होते हैं। सर्कल ऑफ कंसर्न, जिसमें वो चीज़ें हैं जो हमें वरी करती हैं, जैसे वेदर, पॉलिटिक्स या दूसरों की गलतियाँ। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें वो चीज़ें हैं जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे हमारी हैबिट्स, हमारा एटीट्यूड, हमारे एक्शंस। रिएक्टिव लोग सर्कल ऑफ कंसर्न में एनर्जी वेस्ट करते हैं, ब्लेमिंग, कंप्लेनिंग और हेल्पलेस फील करते हैं। लेकिन प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करते हैं। उदाहरण के लिए, अगर जॉब में प्रॉब्लम है तो रिएक्टिव इंसान बॉस या कंपनी को ब्लेम करेगा। प्रोएक्टिव इंसान अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेगा, नए आइडियाज़ देगा या रिलेशनशिप को बेटर करेगा। जितना हम सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में एनर्जी डालते हैं, उतना वो ग्रो करता है और सर्कल ऑफ कंसर्न छोटा होता जाता है। मेरे बेटे के केस में हमारा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस
हमारी पेरेंटिंग स्टाइल था। जब हमने उसे जज करना बंद किया तो उसका कॉन्फिडेंस बढ़ा और हमारा इन्फ्लुएंस भी बढ़ा। प्रोएक्टिव होने का मतलब इनिशिएटिव लेना भी है। हवाई में मैंने और मेरी वाइफ सैंड्रा ने 1 साल साथ बिताया। हम मोटरसाइकिल पर कैनफील्ड्स में घूमते थे। वहाँ लाइब्रेरी में एक किताब ने मेरी सोच बदली। उसमें लिखा था, स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच एक स्पेस होता है और हमारी ग्रोथ उस स्पेस के यूज़ पर डिपेंड करती है। ये मेरे लिए रेवोल्यूशनरी था। मैंने खुद को ऑब्जर्व करना शुरू किया, मेरी रिएक्शंस को, मेरे पार्टिसिपेशन को। मैं उस गैप में खड़ी-डीडा होकर स्टिमुलाई को बाहर से देखने लगा। इससे मेरे और सैंड्रा के रिश्ते में ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ी। ये इनिशिएटिव था, हमने कॉन्शियसली उस गैप का यूज़ किया। प्रोएक्टिव लोग वेट नहीं करते, वो क्रिएट करते हैं। तो इस हैबिट को अप्लाई कैसे करें? मैं सजेस्ट करता हूँ, अगले 30 दिनों तक प्रोएक्टिव बनने की कोशिश करें। हर सिचुएशन में उस गैप को ढूंढें। छोटे कमिटमेंट्स बनाएं, जैसे मैं आज गुस्सा नहीं करूंगा, और उन्हें पूरा करें। अपने सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करें। जो आपके कंट्रोल में नहीं है उसे इग्नोर करें। अगर आप स्लिप करते हैं तो दोबारा शुरू करें। ये प्रैक्टिस आपकी ज़िंदगी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। प्रोएक्टिव लोग अपनी डेस्टिनी खुद लिखते हैं। ये पहला स्टेप है। अपनी पावर को पहचानें और उसे यूज़ करें। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड का मतलब है हर चीज़ को शुरू करने से पहले उसका एंड सोच लेना। पिछले चैप्टर में हमने प्रोएक्टिव होना सीखा, अपनी रिस्पॉन्स चुनना। अब उस पावर को डायरेक्शन देने का समय है। इमेजिन करें कि आप अपनी फ्यूनरल में हैं। लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं? आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके कॉलीग्स, वो आपको कैसे याद करते हैं? ये एक्सरसाइज आपको यह सोचने पर मजबूर करता है कि आपकी ज़िंदगी का पर्पस क्या है। बिगिन विद द एंड इन माइंड यही है। पहले यह डिसाइड करना कि आप क्या बनना चाहते हैं, फिर उसी के हिसाब से आज जीना। यह हैबिट इमेजिनेशन और कॉन्शियस पर बेस्ड है। प्रोएक्टिव लोग अपनी डेस्टिनी चूज़ करते हैं, लेकिन हैबिट 2 हमें सिखाता है कि उस डेस्टिनी को पहले विजुलाइज करें। ये प्रिंसिपल हर जगह काम करता है। एक हाउस बनाने से पहले आर्किटेक्ट ब्लूप्रिंट बनाता है। एक बिजनेस शुरू करने से पहले प्लान बनता है। बिना एंड के माइंड में रखे हमारा लाइफ रैंडम हो जाता है। मेरे पास एक पर्सनल स्टोरी है। मैंने अपने बेटे के साथ स्ट्रगल किया था, जैसा कि मैंने पहले बताया। हमारी परसेप्शन बदलने के बाद मैंने सोचना शुरू किया, मैं एक पेरेंट के तौर पर क्या छोड़ देना चाहता हूँ। मैं चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट हो, अपनी यूनिकनेस को वैल्यू करे। ये एंड मेरे माइंड में क्लियर हो गया और फिर मैंने अपने एक्शंस को अलाइन किया। नतीजा, वो कॉन्फिडेंट हुआ, ग्रो किया। ये इनसाइड आउट अप्रोच था। पहले एंड सोचा, फिर स्टेप्स ली। बिगिन विद द एंड इन माइंड का कोर है पर्सनल मिशन स्टेटमेंट। ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन है, आपकी ज़िंदगी का कंपास। गवर्नमेंट्स के पास कॉन्स्टिट्यूशंस होते हैं जो उनके लॉज को गाइड करते हैं। वैसे ही आपका मिशन स्टेटमेंट आपके डिसीजंस को डायरेक्शन देता है। ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज़ पर बेस्ड होता है, जैसे इंटीग्रिटी, सर्विस, लव। मैंने हवाई में अपनी वाइफ सैंड्रा के साथ डीप कम्युनिकेशन की थी। वहाँ हमने अपने इंटरनल वर्ल्ड्स को एक्सप्लोर किया। एक दिन लाइब्रेरी में मुझे एक किताब मिली जिसने स्टिमुलस रिस्पॉन्स गैप की बात की। उससे इंस्पायर होकर मैंने सोचना शुरू किया, मेरी ज़िंदगी का सेंटर क्या होना चाहिए। मैंने रियलाइज़ किया कि प्रिंसिपल्स ही वो फाउंडेशन है जो मुझे स्टेबिलिटी और मीनिंग देंगे। उसी से मेरा मिशन स्टेटमेंट शुरू हुआ। ये प्रोसेस आसान नहीं था, इसमें टाइम लगा, रिफ्लेक्शन लगा, लेकिन इससे मेरे गोल्स क्लियर हुए। मिशन स्टेटमेंट लिखने के लिए इमेजिनेशन का यूज़ करें। विजुलाइज करें कि आप 10 साल बाद कहाँ होना चाहते हैं। अपने रोल्स सोचें, पेरेंट, स्पाउस, एम्प्लॉई, फ्रेंड। हर रोल में आप क्या कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं। उदाहरण के लिए मैंने सोचा, एक हस्बैंड के तौर पर मैं सैंड्रा के साथ ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहता हूँ। एक फादर के तौर पर मैं अपने बच्चों को प्रिंसिपल सिखाना चाहता हूँ। ये विजुलाइजेशन मेरे मिशन का हिस्सा बनी। फिर कॉन्शियस ने मुझे गाइड किया, क्या ये गोल्स सही हैं, क्या ये मेरे वैल्यूज़ से मैच करते हैं। मैंने लिखा, मैं अपनी ज़िंदगी को प्रिंसिपल्स पर सेंटर करूँगा ताकि मेरे रिलेशनशिप्स मीनिंगफुल हों और मेरा इम्पैक्ट लास्टिंग हो। ये स्टेटमेंट मेरे लिए एक मैप बन गया। ये हैबिट लीडरशिप के बारे में है। मैनेजमेंट थिंग्स को राइट करना है, लेकिन लीडरशिप राइट थिंग्स को चूज़ करना है। बिना एंड के माइंड में हम गलत लैडर्स पर चढ़ते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन गलत डायरेक्शन में। एक बार मैंने एक एग्जीक्यूटिव से बात की जो सक्सेसफुल था लेकिन अनहैप्पी। उसने कहा, मैंने करियर में सब हासिल किया लेकिन फैमिली को टाइम नहीं दिया। अब मेरे बच्चे मुझे नहीं जानते। उसकी लैडर गलत वॉल पर थी। हैबिट 2 हमें सही वॉल चूज़ करने में हेल्प करता है। ये प्रिंसिपल्स पर सेंटर होने से आता है। मनी, फेम या प्लेजर पर सेंटर होने से टेम्परेरी सक्सेस मिल सकता है, लेकिन लास्टिंग हैप्पीनेस नहीं। प्रिंसिपल्स जैसे फेयरनेस, ऑनेस्टी, सर्विस ही वो लाइट हाउस हैं जो हमें गाइड करते हैं। अब इसे अप्लाई कैसे करें? एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है। कागज़ लें और 2 कॉलम्स बनाएं। लेफ्ट में लिखें, अगर मैं आज अपने एंड को माइंड में रखूं तो मैं क्या करूंगा। राइट में लिखें, मैं अभी क्या कर रहा हूं। फिर कंपेयर करें। उदाहरण के लिए लेफ्ट में मैंने लिखा, मैं अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम बिताऊंगा। राइट में था, मैं बिजी हूँ, मीटिंग्स में फंसा हूँ। ये गैप मुझे क्लियर हुआ। फिर मैंने स्टेप्स लिए, मीटिंग्स को प्रायोरिटाइज़ किया, फैमिली के लिए टाइम निकाला। दूसरा स्टेप है मिशन स्टेटमेंट लिखना। स्टार्ट करें अपने वैल्यूज़ से। विजुलाइज करें कि आपकी फ्यूनरल में लोग क्या कहें। इसे रिफाइन करें। वीक्स या मंथ्स लग सकते हैं।
मेरा स्टेटमेंट सालों में इवॉल्व हुआ। इसे रेगुलरली रिव्यू करें ताकि आप अलाइंड रहें। बिगिन विद द एंड इन माइंड हमें सिखाता है कि ज़िंदगी को डिज़ाइन करें। ये रिएक्टिव लिविंग से प्रोएक्टिव क्रिएटिंग की ओर ले जाता है। मेरे लिए हवाई का वो समय टर्निंग पॉइंट था। मैंने और सैंड्रा ने अपने एंड को माइंड में रखा, एक स्ट्रॉन्ग लविंग रिलेशनशिप। आज भी हम मोटरसाइकिल पर टॉक्स करते हैं, उस विजन को जीते हैं। ये हैबिट आपको क्लैरिटी देता है, पर्पस देता है। हर दिन को उस एंड की ओर ले जाएं जो आपकी ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाए। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट का मतलब है जो सबसे ज़रूरी है उसे पहले करना। हैबिट 1 में हमने प्रोएक्टिव होना सीखा, अपनी रिस्पॉन्स चुनना। हैबिट 2 में हमने एंड को माइंड में रखना सीखा, अपनी डायरेक्शन तय करना। अब हैबिट 3 उस डायरेक्शन को रियलिटी में बदलने का स्टेप है। ये पर्सनल मैनेजमेंट का हैबिट है, टाइम और प्रायोरिटीज़ को ऑर्गेनाइज करना। मेरे लिए ये डिसिप्लिन की बात है। प्रोएक्टिव लोग चॉइस करते हैं, एंड विजुलाइज करते हैं, लेकिन बिना एग्जीक्यूशन के वो सिर्फ सपने रह जाते हैं। हैबिट 3 इंडिपेंडेंट विल पर बेस्ड है, वो ताकत जो हमें डिस्ट्रैक्शंस को से नो करने और प्रायोरिटीज़ को से यस करने की पावर देती है। टाइम मैनेजमेंट को समझने के लिए एक सवाल पूछें, मेरे लिए पहली चीज़ें क्या हैं? कई साल पहले मैंने अपनी लाइफ को ऑब्जर्व किया। मैं बिजी था, मीटिंग्स, कॉल्स, डेडलाइंस, लेकिन मैंने रियलाइज़ किया कि मैं थिक ऑफ थिन थिंग्स में फंसा हूँ। छोटी छोटी चीज़ों में उलझा हुआ जो इंपॉर्टेंट नहीं थी। फिर मैंने टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स बनाया। ये 4 क्वाड्रेंट्स में टाइम को डिवाइड करता है। क्वाड्रेंट 1 अर्जेंट और इंपॉर्टेंट जैसे क्राइसिस, डेडलाइंस। क्वाड्रेंट 2 नॉट अर्जेंट लेकिन इंपॉर्टेंट जैसे रिलेशनशिप्स, प्लानिंग, सेल्फ ग्रोथ। क्वाड्रेंट 3 अर्जेंट लेकिन नॉट इंपॉर्टेंट जैसे इंटरप्शंस, अननेसेसरी कॉल्स। क्वाड्रेंट 4 नॉट अर्जेंट और नॉट इंपॉर्टेंट जैसे टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज़। ज़्यादातर लोग क्वाड्रेंट 1 और 3 में फंसे रहते हैं, रिएक्टिंग करते हैं, लेकिन इफेक्टिव लोग क्वाड्रेंट 2 पर फोकस करते हैं, वो चीज़ें जो लॉन्ग टर्म वैल्यू देती हैं। क्वाड्रेंट 2 की पावर को समझने के लिए एक अनुभव सुने। एक बार मैंने अपने बेटे के साथ स्ट्रगल किया था। वो स्कूल में वीक था, हम उसे पुश करते थे लेकिन कुछ काम नहीं आया। हैबिट 2 से इंस्पायर होकर मैंने एंड सोचा। मैं चाहता था कि वो कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट हो, लेकिन ये विजन तब तक रियलिटी नहीं बना जब तक मैंने हैबिट 3 अप्लाई नहीं किया। मैंने क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटीज़ पर टाइम दिया, उसके साथ क्वालिटी टाइम बिताया, उसकी यूनिकनेस को वैल्यू किया। ये अर्जेंट नहीं था लेकिन इंपॉर्टेंट था। नतीजा, वो धीरे धीरे ग्रो किया। ये डिसिप्लिन था, पहले जो ज़रूरी था उसे प्रायोरिटी देना। क्वाड्रेंट 2 लिविंग के लिए ओल्ड टाइम मैनेजमेंट टूल्स काम नहीं करते। फर्स्ट जनरेशन नोट्स और लिस्ट्स केओस को ऑर्गेनाइज करता है। मान लो आपके पास बहुत सारा काम है, मीटिंग्स, ग्रोसरीज, कॉल्स। आप एक कागज़ पर सब लिखते हैं। ये आपके दिमाग को थोड़ा अरेंज करता है, पर ये नहीं बताता कि क्या इंपॉर्टेंट है। सेकंड जनरेशन कैलेंडर्स और स्केड्यूल्स प्लानिंग देता है। आप लिखते हैं सुबह 10 बजे मीटिंग, दोपहर 2 बजे कॉल। इससे स्केड्यूल बनता है, पर अर्जेंट चीज़ें जैसे सडन कॉल्स इसे तो DH देती हैं। तीसरी पीढ़ी गोल्स और प्राथियों दिशा देता है। आप सोचते हैं मुझे फिट होना है और प्राथियों सेट करते हैं, लेकिन दैनिक ऊर्जंग चीज़ें फिर भी आपको क्वाड्रेंट 1 में फंसा देती हैं। फोर्थ जनरेशन अलग है, ये प्रिंसिपल सेंटर्ड है। ये कहता है कि टाइम को मैनेज करने की बजाय खुद को मैनेज करें। मैंने हवाई में अपनी वाइफ सैंड्रा के साथ डीप कम्युनिकेशन की थी। वहाँ मैंने क्वाड्रेंट 2 टाइम निकाला, मोटरसाइकिल पर टॉक्स, रिफ्लेक्शन। ये अर्जेंट नहीं था, कोई डेडलाइन नहीं, कोई प्रेशर नहीं, लेकिन यह मेरे रिलेशनशिप और मिशन को स्ट्रेंथन करता था। फोर्थ जनरेशन हमें प्रोएक्टिव बनाता है, क्राइसिस को प्रिवेंट करने के लिए प्लानिंग करना। अब प्रैक्टिकल टूल की बात करें, वीकली प्लानिंग, डेली प्लानिंग क्वाड्रेंट 1 में फंसाता है। हर दिन आप अर्जेंट चीज़ों को देखते हैं, आज मीटिंग है, आज कॉल करना है, इंपॉर्टेंट चीज़ें पीछे छूट जाती हैं। लेकिन वीकली प्लानिंग क्वाड्रेंट 2 को स्पेस देता है। हर संडे को 20 मिनट निकालें, अपने मिशन स्टेटमेंट को रिव्यू करें जो हैबिट 2 में बनाया था। अपने रोल्स सोचें, पेरेंट, स्पाउस, एम्प्लॉय। हर रोल में 1-2 क्वाड्रेंट 2 गोल्स सेट करें। उदाहरण के लिए मैंने लिखा, फादर के तौर पर मैं अपने बेटे के साथ बेसबॉल प्रैक्टिस करूंगा। ये अर्जेंट नहीं है, पर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता है। फिर वीक को स्केड्यूल करें, पहले इन गोल्स को टाइम दें, जैसे मंडे शाम 6 से 7 बजे बेसबॉल। बाकी चीज़ें, कॉल्स, ईमेल्स बाद में फिट करें। ये डिसिप्लिन मुझे क्लैरिटी देता है। एक बार एक अर्जेंट कॉल आया, लेकिन मैंने कहा नो, अभी मेरा फैमिली टाइम है। ये इंडिपेंडेंट विल थी, फर्स्ट थिंग्स को फर्स्ट रखना। डेलीगेशन भी हैबिट 3 का हिस्सा है। मैंने अपने स्टाफ को ट्रेन करना शुरू किया। पहले मैं सब खुद करता था, ईमेल्स, पेपर वर्क, लेकिन क्वाड्रेंट 2 अप्रोच से मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ डेलीगेट की। जैसे एक असिस्टेंट को मैंने इन बास्केट हैंडल करना सिखाया। मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिए, इसे एनालाइज करो, जो तुम हैंडल कर सको वो करो, बाकी मेरे पास रिकमेंडेशन के साथ लाओ। ये ट्रस्ट और ट्रेनिंग मांगता था। शुरू में टाइम लगा, लेकिन बाद में मेरा टाइम फ्री हुआ लीडरशिप के लिए, प्लानिंग के लिए। डेलीगेशन सिर्फ टास्क्स देना नहीं, रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी देना है। इससे मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ी और टीम भी ग्रो किया। हैबिट 3 को अप्लाई करने के लिए एक कहानी सुने। एक एग्जीक्यूटिव मेरे पास आया, वो सक्सेसफुल था लेकिन स्ट्रेस्ड। उसका स्केड्यूल क्वाड्रेंट 1 से भरा था,
मीटिंग्स, इमरजेंसीज। मैंने उससे कहा अपने मिशन को सेंटर करें, क्वाड्रेंट 2 में टाइम दें। उसने वीकली प्लानिंग शुरू की, फैमिली के लिए टाइम निकाला, एक्सरसाइज शुरू किया। धीरे धीरे उसका स्ट्रेस कम हुआ, प्रोडक्टिविटी बढ़ी। ये शिफ्ट था रिएक्टिंग से क्रिएटिंग की ओर। मेरे लिए भी ये आसान नहीं था। हवाई में मैंने डिसिप्लिन बनाया, अर्जेंट कॉल्स को इग्नोर करके सैंड्रा के साथ टॉक्स को प्रायोरिटी दी। आज भी वो हैबिट मेरे लाइफ को बैलेंस रखता है। पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट हमें सिखाता है कि कंट्रोल अपने हाथ में लें। क्वाड्रेंट 2 को प्रायोरिटी दें, रिलेशनशिप्स, हेल्थ, प्लानिंग। वीकली गोल्स सेट करें, नो कहने की हिम्मत रखें। यह हैबिट 1 और 2 को रियलिटी में बदलता है। हर दिन को अपने मिशन के हिसाब से जिए। हैबिट 4, थिंक विन विन। हैबिट 4, थिंक विन विन का मतलब है हर सिचुएशन में ऐसा सोल्यूशन ढूंढना जिसमें सबकी जीत हो। पिछले हैबिट्स, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड और पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट ने हमें पर्सनल विक्ट्री दी। अब हैबिट 4 से पब्लिक विक्ट्री शुरू होती है, दूसरों के साथ इफेक्टिव रिलेशनशिप्स बनाना। मेरे लिए यह इंटरपर्सनल लीडरशिप का हैबिट है। जिंदगी में कंपटीशन बहुत है, लोग सोचते हैं मैं जीतूं तुम हारो, लेकिन विन विन कहता है हम दोनों जीत सकते हैं। ये माइंडसेट सिर्फ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं बल्कि एक हायर वे है जहां सबको वैल्यू मिले। यह हैबिट करेज और कंसिडरेशन पर बेस्ड है। करेज की अपनी बात रखें और कंसिडरेशन की दूसरों की सुने। विन विन को समझने के लिए 6 पैराडाइम्स हैं जो लोग यूज़ करते हैं। विन लूज, मैं जीतूं तुम हारो, जैसे स्पोर्ट्स या कोर्ट केसेस। लूज विन, मैं हारूं तुम जीतो, जो पीस के लिए सरेंडर है। लूज लूज, अगर मैं नहीं जीत सकता तो तुम भी नहीं जीतोगे, जैसे रिवेंज। विन, बस मैं जीत जाऊं बाकी का मतलब नहीं, जो सेल्फिश है। विन विन, हम दोनों जीतें, जो कोऑपरेशन देता है। और विन विन और नो डील, अगर दोनों की जीत नहीं हो सकती तो डील नहीं करेंगे। मैंने एक बिजनेसमैन से बात की जो विन लूज में फंसा था। वो हर डील में दूसरों को हराना चाहता था, लेकिन उसके क्लाइंट्स दूर चले गए। फिर उसने विन विन ट्राई किया, फेयर डील्स बनाए, नतीजा लॉन्ग टर्म ट्रस्ट और बिजनेस बढ़ा। विन विन अबंडेंस मेंटालिटी से आता है, ये मानना कि सबके लिए इनफ है। विन विन के लिए कैरेक्टर में 3 ट्रेट्स चाहिए। पहला, इंटीग्रिटी, प्रिंसिपल्स जैसे ऑनेस्टी और फेयरनेस पर टिके रहना। बिना इंटीग्रिटी के ट्रस्ट नहीं बनता। दूसरा, मैच्योरिटी, करेज और कंसिडरेशन का बैलेंस। मैंने अपने बेटे के साथ मैच्योरिटी सीखी। पहले मैं उसे पुश करता था, पर जब मैंने उसकी यूनिकनेस को कंसिडर किया तो हमारा रिलेशनशिप मैच्योर हुआ। तीसरा, अबंडेंस मेंटालिटी। स्कैरसिटी मेंटालिटी कहती है अगर तुम जीते तो मैं हारा, लेकिन अबंडेंस कहती है सबके लिए जगह है। एक बार मैंने 2 कॉलीग्स को फाइट करते देखा। दोनों प्रमोशन चाहते थे। मैंने उन्हें विन विन सजेस्ट किया, टीम वर्क से रिजल्ट बढ़ाओ, दोनों ग्रो करो। वो अग्री हुए और दोनों को रिवॉर्ड मिला। सिस्टम्स भी विन विन को सपोर्ट करने चाहिए। एक कंपनी में मैंने देखा सेल्स टीम को बोनस मिलता था पर प्रोडक्शन टीम को नहीं। सेल्स विन कर रहा था, प्रोडक्शन लूज। मैंने सजेस्ट किया टीम बोनस बनाओ, सब कोऑपरेट करें। सिस्टम बदला और प्रोडक्टिविटी बढ़ी। कंपटीशन की जगह कोऑपरेशन को रिवॉर्ड करें। मेरे लिए यह प्रिंसिपल सेंटर्ड अप्रोच है। हवाई में मैंने सैंड्रा के साथ सिस्टम बनाया, रेगुलर टॉक्स का टाइम। ये अर्जेंट नहीं था पर हमारे रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करता था। विन विन सिस्टम्स ट्रस्ट और सिनर्जी बनाते हैं। हैबिट 4 को अप्लाई करने के लिए प्रोसेस समझें। पहला, दूसरों के पर्सपेक्टिव को देखें, उनकी नीड्स समझें। दूसरा, की इश्यूज आइडेंटिफाई करें। तीसरा, डिजायर्ड रिजल्ट सोचें, सबके लिए क्या गुड होगा। चौथा, पॉसिबल सॉल्यूशंस एक्सप्लोर करें। एक बार मैंने अपने नेबर से पार्किंग की प्रॉब्लम सॉल्व की। वो चाहता था कि मैं अपनी कार हटाऊं। मैंने कहा आपको स्पेस चाहिए, मुझे कन्वीनियंस। सोल्यूशन, ऑल्टरनेट डेज का स्केड्यूल। विन विन और नो डील मेरा फेवरेट है। अगर दोनों हैप्पी नहीं तो डील नहीं। ये करेज लेता है पर फेयर रहता है। थिंक विन विन हमें सिखाता है कि रिलेशनशिप्स में अबंडेंस सोचें, कैरेक्टर, ट्रस्ट और सिस्टम्स को अलाइन करें। यह हैबिट दूसरों के साथ सिनर्जी की फाउंडेशन है। हर डील, हर बातचीत में विन विन ढूंढे ताकि सब ग्रो करें। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। हैबिट 5, पहले दूसरों को समझना फिर अपनी बात समझाना का मतलब है पहले दूसरों को समझना फिर अपनी बात समझाना। हैबिट 4 में हमने विन विन सोचना सीखा, सबकी जीत। अब हैबिट 5 उस फाउंडेशन को मजबूत करता है। मेरे लिए यह कम्युनिकेशन का सबसे पावरफुल प्रिंसिपल है। हम अक्सर जल्दी से अपनी बात कहना चाहते हैं, एडवाइस देना, फिक्स करना, लेकिन बिना समझे ये ट्रस्ट तोड़ता है। हैबिट 5 कहता है पहले सुनो, डीपली सुनो। ये एम्पैथिक लिसनिंग पर बेस्ड है, सिर्फ वर्ड्स नहीं, फीलिंग्स और इंटेंट को समझना। ये करेज और कंसिडरेशन से आगे बढ़ता है, दूसरों की रियलिटी में एंटर करने की हिम्मत। कम्युनिकेशन में सुनना सबसे ज़रूरी है, लेकिन ज़्यादातर लोग सुनते नहीं, रिप्लाई तैयार करते हैं। एक बार मैंने अपने बेटे के साथ ऐसा किया। वो स्कूल में स्ट्रगल कर रहा था, मैंने सुना नहीं, बस एडवाइस दे दिया, हार्डर ट्राई करो, फोकस करो। वो फ्रस्ट्रेटेड हो गया। मैंने रियलाइज़ किया कि मैं उसकी फीलिंग्स को मिस कर रहा था। फिर मैंने एम्पैथिक लिसनिंग ट्राई की। तुम्हें कैसा लगता है, क्या मुश्किल है,
उसने कहा, मुझे लगता है मैं कभी गुड नहीं हो सकता। ये सुनकर मेरा पर्सपेक्टिव बदला। मैंने उसे जज करने की बजाय सपोर्ट किया। नतीजा, वो खुला और हमारा ट्रस्ट बढ़ा। एम्पैथिक लिसनिंग मतलब दूसरों के फ्रेम से देखना, उनके शूज़ में चलना। एम्पैथिक लिसनिंग आसान नहीं है। 4 कॉमन हैबिट्स इसे रोकते हैं। पहला, इवैल्यूएटिंग। हम जज करते हैं, ये सही, वो गलत। दूसरा, प्रोबिंग। सवाल पूछते हैं, जैसे तुमने ऐसा क्यों किया। तीसरा, एडवाइजिंग। बिना समझे सोल्यूशन देना। चौथा, इंटरप्रिटिंग। उनकी बात को अपने अजम्पशन से जोड़ना। मैंने एक सेल्समैन से बात की। वो कस्टमर को समझने की बजाय प्रोडक्ट पुश कर रहा था। मैंने कहा, पहले उनकी नीड सुनो। उसने ट्राई किया, आपको क्या चाहिए। कस्टमर ने कहा, मुझे सिंपल सोल्यूशन चाहिए, फैंसी नहीं। सेल्समैन ने वही ऑफर किया और डील हुई। एम्पैथिक लिसनिंग ट्रस्ट बनाती है क्योंकि लोग फील करते हैं कि उनकी वैल्यू हो रही है। हैबिट 5 कैरेक्टर और स्किल दोनों मांगता है। कैरेक्टर में इंटीग्रिटी और मैच्योरिटी चाहिए, जो हैबिट 4 से आते हैं। स्किल में 4 स्टेप्स हैं। पहला, मिमिक। उनकी बात रिपीट करें, जैसे तो तुम कह रहे हो। दूसरा, रिफ्रेज। अपने वर्ड्स में उनकी फीलिंग्स कहें, तुम्हें लगता है कि। तीसरा, रिफ्लेक्ट फीलिंग। इमोशन पर फोकस करें, तुम अपसेट हो क्योंकि। चौथा, कंबाइन। रिफ्रेज और फीलिंग को मिक्स करें, तुम्हें लगता है ये अनफेयर है और तुम फ्रस्ट्रेटेड हो। मैंने हवाई में अपनी वाइफ सैंड्रा के साथ ऐसा किया। हम मोटरसाइकिल पर टॉक्स करते थे। एक दिन उसने कहा, मुझे लगता है तुम बिजी हो। मैंने रिफ्लेक्ट किया, तुम्हें लगता है मैं टाइम नहीं दे रहा और तुम लोनली फील करती हो। उसने हाँ कहा। यह सुनने से हमारा इमोशनल बैंक अकाउंट भरा। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड का असली टेस्ट तब है जब डिफरेंसेस हों। एक बार मेरा अपने नेबर से पार्किंग को लेकर डिसएग्रीमेंट हुआ। मैंने पहले उसकी बात सुनी, मुझे स्पेस चाहिए, मेरे गेस्ट्स आते हैं। मैंने रिफ्रेज्ड, तो तुम्हें लगता है मेरी कार प्रॉब्लम बन रही है। उसने हाँ कहा। फिर मैंने अपनी बात रखी, मुझे कन्वीनियंस चाहिए। हमने सोल्यूशन ढूंढा, ऑल्टरनेट डेज का स्केड्यूल। ये विन विन था क्योंकि मैंने पहले समझा। हैबिट 5 दूसरों को इन्फ्लुएंस करने की है। लोग तब आपकी सुनते हैं जब वो फील करते हैं कि आप उनकी सुन रहे हैं। हैबिट 5 को अप्लाई करने के लिए प्रैक्टिस चाहिए। स्टार्ट करें अपने क्लोजेस्ट रिलेशनशिप से। अगली बार जब कोई अपसेट हो, एडवाइस न दें, सुने उनकी फीलिंग्स, उनकी नीड्स। रिफ्लेक्ट करें, तुम्हें ऐसा लगता है क्योंकि। फिर अपनी बात जेंटली रखें। मैंने अपने बच्चों के साथ ऐसा किया। एक बार मेरा बेटा एंग्री था। मैंने सुना, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूं। उसने कहा, हाँ, मुझे फ्रीडम चाहिए। मैंने कहा, मैं चाहता हूं तुम रिस्पॉन्सिबल बनो। हमने मिडिल ग्राउंड ढूंढा। ये प्रोसेस ट्रस्ट बनाता है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स को सॉल्व करता है। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, देन टू बी अंडरस्टूड हमें सिखाता है कि कम्युनिकेशन में डेप्थ लाएं। एम्पैथिक लिसनिंग से रिलेशनशिप्स को हील करें। यह हैबिट 4 की विन विन मेंटालिटी को रियलिटी में बदलता है। हर बातचीत में पहले सुने ताकि आपकी बात का वेट बढ़े। हैबिट 6, सिनर्जाइज। हैबिट 6, सिनर्जाइज का मतलब है मिलकर कुछ ऐसा बनाना जो अकेले मुमकिन ना हो। हैबिट 5 में हमने सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड सीखा, दूसरों को सुनना। अब हैबिट 6 उस अंडरस्टैंडिंग को नेक्स्ट लेवल पर ले जाता है। मेरे लिए यह क्रिएटिव कोऑपरेशन का हैबिट है। सिनर्जी मतलब 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 या उससे ज़्यादा। यह विन विन हैबिट 4 और एम्पैथिक लिसनिंग हैबिट 5 का नतीजा है। अकेले हम लिमिटेड हैं, लेकिन दूसरों के साथ मिलकर हम अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज़ क्रिएट कर सकते हैं। यह हैबिट अबंडेंस मेंटालिटी पर बेस्ड है। ये मानना कि डिफरेंसेस हमें वीकन नहीं, स्ट्रेंथन करते हैं। सिनर्जी की पावर नेचर में दिखती है। 2 प्लांट्स अलग अलग ग्रो करते हैं, लेकिन साथ में वो सॉइल को रिच बनाते हैं। 2 ब्रिक्स अलग कमज़ोर हैं, पर वॉल में वो स्ट्रांग हो जाते हैं। ह्यूमन रिलेशनशिप्स में भी यही है। मैंने अपने बेटे के साथ सिनर्जी देखी। वो स्कूल में स्ट्रगल कर रहा था। पहले मैं उसे फिक्स करना चाहता था मेरी वे से, लेकिन हैबिट 5 से मैंने उसे सुना। फिर हैबिट 6 अप्लाई किया। हमने मिलकर सोल्यूशन ढूंढा। उसने कहा, मुझे फ्रीडम चाहिए। मैंने कहा, मुझे तुम रिस्पॉन्सिबल बनते देखना है। हमने अग्री किया, वो अपनी पेस से ग्रो करेगा और मैं सपोर्ट करूंगा। नतीजा, वो कॉन्फिडेंट हुआ और हमारा बॉन्ड मजबूत हुआ। ये सिनर्जी थी। हमारा कंबाइंड एफर्ट मेरे अकेले के आइडियाज से बेहतर था। सिनर्जी के लिए डिफरेंसेस को वैल्यू करना ज़रूरी है। ज़्यादातर लोग डिफरेंसेस से डरते हैं। वो मेरे जैसा नहीं सोचता तो गलत है, लेकिन सिनर्जी कहती है डिफरेंसेस ट्रेजर है। एक बार मैंने 2 कॉलीग्स को डिबेट करते देखा। एक क्रिएटिव था, दूसरा प्रैक्टिकल। दोनों क्लैश कर रहे थे। मैंने कहा, अपने डिफरेंसेस को कंबाइन करो। क्रिएटिव ने आइडिया दिया, न्यू कैंपेन बनाए। प्रैक्टिकल ने कहा, बजट में रहकर। मिलकर उन्होंने कैंपेन बनाया जो हिट हुआ। ये 1 + 1 इज इक्वल्स टू 3 था। सिनर्जी तब होती है जब हम दूसरों की स्ट्रेंथ्स को रिस्पेक्ट करते हैं और अपनी वीकनेसेस को कंप्लीट करने देते हैं। सिनर्जी रिलेशनशिप्स और ट्रस्ट पर डिपेंड करती है। सिनर्जी का असली टेस्ट टफ सिचुएशंस में है। एक बार मेरा अपने नेबर से लैंड डिस्प्यूट हुआ। मैं चाहता था फेंस लगे, वो ओपन स्पेस चाहता था। हैबिट 5 से मैंने सुना, उसे नेचर पसंद है। फिर हैबिट 6 अप्लाई किया। हमने बात की। फेंस सेफ्टी देती है, ओपन स्पेस ब्यूटी। सोल्यूशन,
हाफ फेंस हाफ ओपन, दोनों हैप्पी। ये कॉम्प्रोमाइज़ नहीं, थर्ड ऑल्टरनेटिव था जो हमारी अकेली सोच से बेहतर था। सिनर्जी में करेज चाहिए, अपनी पोजीशन छोड़ने की, और कंसिडरेशन, दूसरों को स्पेस देने की। ये प्रोसेस क्रिएटिव होता है, नए आइडियाज़, नए सॉल्यूशंस। हैबिट 6 को अप्लाई करने के लिए स्टेप्स हैं। पहला, अबंडेंस मेंटालिटी रखें, माने कि सबके लिए इनफ है। दूसरा, डिफरेंसेस को वैल्यू करें, अगली बार डिसएग्रीमेंट हो सोचें यहाँ क्या यूनिक है। तीसरा, एम्पैथिक लिसनिंग करें। चौथा, क्रिएटिव सोल्यूशन ढूंढें। मैंने अपनी टीम के साथ ऐसा किया। एक प्रोजेक्ट स्टक था, मैंने कहा सब अपने आइडियाज़ दो। एक ने कहा रिस्क लें, दूसरे ने कहा सेफ रहें। हमने सिनर्जी बनाई, कैलकुलेटेड रिस्क लिया, प्रोजेक्ट सक्सीड हुआ। सिनर्जाइज हमें सिखाता है कि कोऑपरेशन से मिरेकल्स हो सकते हैं। डिफरेंसेस को स्ट्रेंथ बनाएं, ट्रस्ट और क्रिएटिविटी से थर्ड ऑल्टरनेटिव्स ढूंढें। यह हैबिट पब्लिक विक्ट्री का पीक है, जहां हम मिलकर बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं। हैबिट 7, शार्पन द सॉ। हैबिट 7, शार्पन द सॉ का मतलब है खुद को रिन्यू करना ताकि बाकी हैबिट्स स्ट्रांग रहें। पिछले 6 हैबिट्स, बी प्रोएक्टिव, बिगिन विद द एंड इन माइंड, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, थिंक विन विन, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड, सिनर्जाइज, ने हमें पर्सनल और पब्लिक विक्ट्री दी। लेकिन इन सबको मेंटेन करने के लिए एनर्जी चाहिए। हैबिट 7 बैलेंस और रिन्यूअल का हैबिट है। मेरे लिए यह सेल्फ केयर की बात है। एक कहानी सुने। एक लकड़हारा पेड़ काट रहा था, लेकिन उसकी सॉ डल थी। उससे पूछा इसे शार्पन क्यों नहीं करते। उसने कहा मेरे पास टाइम नहीं, काटना है। वो मेहनत कर रहा था पर रिजल्ट कम था। हैबिट 7 कहता है 100 को शार्पन करो, यानी खुद को। ये 4 डायमेंशंस पर बेस्ड है, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल। फिजिकल डायमेंशन पहले आता है, बॉडी को फिट रखना, प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ाता है। मैंने हवाई में हर सुबह बीच पर रन शुरू की। पहले मैं बिजी रहता था, एक्सरसाइज को स्किप करता था, लेकिन जब मैंने रेगुलर एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और रेस्ट को प्रायोरिटी दी, मेरा स्टैमिना बढ़ा। ये क्वाड्रेंट 2 एक्टिविटी है, अर्जेंट नहीं पर इंपॉर्टेंट। एक एग्जीक्यूटिव मेरे पास आया, स्ट्रेस्ड और अनफिट। मैंने कहा 30 मिनट डेली वॉक शुरू करो। उसने किया और उसकी एनर्जी डबल हो गई। फिजिकल रिन्यूअल डेली प्राइवेट विक्ट्री है, हर दिन थोड़ा टाइम बॉडी को देना। मेंटल डायमेंशन दिमाग को शार्प रखता है। ज़्यादातर लोग स्कूल के बाद पढ़ना छोड़ डीएच देते हैं, टीवी देखते हैं, लेकिन मानसिक विकास के लिए पढ़ना, लिखना, सीखना चाहिए। मैंने हवाई में लाइब्रेरी में समय बिताया। एक किताब ने मुझे स्टिमुलस रिस्पॉन्स गैप सिखाया। यह अर्जेंट नहीं था पर मेरे थिंकिंग को ट्रांसफॉर्म किया। एक प्रोफेसर ने कहा मैं वीकली एक बुक पढ़ता हूँ। उसकी नॉलेज बढ़ी और टीचिंग बेटर हुई। मेंटल रिन्यूअल ऑप्शंस बढ़ाती है। आपकी जॉब सिक्योरिटी स्किल्स में है, न कि जॉब में। स्पिरिचुअल डायमेंशन आपकी कोर को रिन्यू करता है। ये प्रिंसिपल्स और वैल्यूज से कनेक्ट करता है। मेरे लिए ये प्रेयर और रिफ्लेक्शन का टाइम है। हवाई में मैंने और सैंड्रा ने मोटरसाइकिल पर टॉक्स की। वहाँ मैंने अपने मिशन को रिफाइन किया। प्रिंसिपल्स पर सेंटर रहूँगा, ये पीस देता था। एक बिजनेसमैन ने मेडिटेशन शुरू की। उसने कहा मुझे क्लैरिटी मिली, डिसीजंस बेटर हुए। स्पिरिचुअल रिन्यूअल कॉन्शियस को स्ट्रॉन्ग करता है, आपको पर्पस और स्ट्रेंथ देता है। इमोशनल डायमेंशन रिलेशनशिप से आता है। हैबिट 4, 5, 6 ने इमोशनल बैंक अकाउंट बनाया। मैंने सैंड्रा के साथ हवाई में ट्रस्ट बढ़ाया। एक बार उसने कहा मुझे लगता है तुम डिस्टेंट हो। मैंने सुना और हमने टाइम बिताया। ये डिपॉजिट था। एक मैनेजर ने अपनी टीम के साथ लंच लिया। कैजुअल टॉक से ट्रस्ट बढ़ा। इमोशनल रिन्यूअल अबंडेंस मेंटालिटी देता है, दूसरों की सक्सेस से खुश होना। सिनर्जी इन रिन्यूअल इन चारों को कनेक्ट करती है। फिजिकल हेल्थ मेंटल क्लैरिटी बढ़ाती है। स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ इमोशनल बैलेंस देती है। मैंने हवाई में यह बैलेंस बनाया। रन से एनर्जी, रीडिंग से इंसाइट, प्रेयर से पीस, टॉक से ट्रस्ट। एक डिमेंशन निगलेक्ट करने से बाकी वीक होते हैं। एक दोस्त ने एक्सरसाइज को स्किप किया, उसका स्ट्रेस बढ़ा, फोकस कम हुआ। बैलेंस्ड रिन्यूअल टोटल क्वालिटी की है। द अपवर्ड स्पाइरल रिन्यूअल से ग्रोथ की जर्नी है। कॉन्शियस को एजुकेट करना, प्रिंसिपल्स से अलाइन रहना हमें हायर लेवल्स पर ले जाता है। मैं डेली स्ट्रगल करता हूँ। एक बार मैंने प्रॉमिस तोड़ा, विथड्रॉवल हुआ, लेकिन रिफ्लेक्शन से मैंने दोबारा शुरू किया। ये लर्न, कमिट, डू का साइकिल है। हैबिट 7 को अप्लाई करने के लिए सजेशंस हैं। फिजिकल के लिए वीकली एक्सरसाइज प्लान बनाएं, जैसे 3 दिन वॉक। स्पिरिचुअल के लिए डेली 10 मिनट रिफ्लेक्शन। मेंटल के लिए एक बुक पढ़ें। इमोशनल के लिए रिलेशनशिप्स में टाइम दें। मैंने अपने बेटे के साथ बेसबॉल प्रैक्टिस शुरू की। ये इमोशनल और फिजिकल रिन्यूअल था। हर वीक इवैल्यूएट करें, क्या काम किया। ये डिसिप्लिन अपवर्ड स्पाइरल बनाती है। शार्पन द सॉ हमें सिखाता है कि खुद को रिन्यू करें ताकि ज़िंदगी बैलेंस्ड और इफेक्टिव रहे। कंक्लूजन। तो आइए एक बार फिर से इन 7 पावरफुल हैबिट्स को शॉर्ट में रिकैप कर लेते हैं, जो आपको एक हाईली इफेक्टिव पर्सन बना सकती हैं। एक, बी प्रोएक्टिव, अपनी लाइफ की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लें और सिचुएशंस के हिसाब से रिएक्ट करने की बजाय अपनी वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स के हिसाब से एक्ट करें। 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, हर काम की शुरुआत एक क्लियर विजन के साथ करें। अपनी लाइफ के अल्टीमेट गोल्स को डिफाइन करें और उसी के अनुसार डिसीजंस लें। 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टाइम मैनेजमेंट का सही तरीका सीखें।
सबसे ज़रूरी कामों को पहले करें और डिस्ट्रैक्शन से बचें। 4. थिंक विन विन, हमेशा ऐसे सॉल्यूशन खोजें जो दोनों पार्टीज़ के लिए बेनिफिशियल हों। कंपटीशन के बजाय कोलैबोरेशन पर फोकस करें। 5. सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले दूसरों को समझें फिर अपनी बात समझाने की कोशिश करें। एक्टिव लिसनिंग आपकी रिलेशनशिप्स को स्ट्रांग बनाती है। 6. सिनर्जाइज, टीम वर्क और कोलैबोरेशन की पावर को समझें, अलग अलग टैलेंट्स और आइडियाज़ को मिलाकर एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिजल्ट्स पाएं। 7. शार्पन द सॉ, अपनी शारीरिक, मानसिक, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ पर लगातार काम करें। सेल्फ इंप्रूवमेंट के बिना लॉन्ग टर्म सक्सेस पॉसिबल नहीं है। अगर आप इन 7 आदतों को अपनी डेली लाइफ में अप्लाई करते हैं तो आप न सिर्फ अपने गोल्स अचीव करेंगे बल्कि एक बैलेंस्ड और फुलफिलिंग लाइफ भी जिएंगे। अब सवाल ये है, क्या आप अपनी लाइफ बदलने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, ये थी इस बुक की समरी और इसके मुख्य सबक। आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि बुक की किस बात ने आपको सबसे ज़्यादा प्रभावित किया। अगर आप इस किताब को खरीदना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। थैंक यू। हैव अ बेटर लाइफ।